गुड इवनिंग सबको। क्वेश्चन मार्क में आपका स्वागत है। मैं आपका एजुकेटर रंजीत कुमार और आज से हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ेंगे। ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है और इसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। और इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये जो चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये टोटली न्यू है क्योंकि आप इसके अलावा जो भी चैप्टर के बात करेंगे, अगर हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का बात करें, ठीक है, या मेटल एंड नॉन मेटल का बात करें, एसिड बेस एंड साल्ट का बात करें, केमिकल इक्वेशंस और बैलेंसिंग वाला जो पहला चैप्टर है उसका बात करें, ये सारा चैप्टर आप पिछले क्लासेस में पढ़े होंगे। 9 में पढ़े होंगे, 8 में पढ़े होंगे, बायोलॉजी भी ले सकते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़े होंगे, लाइफ प्रोसेस के अंदर में सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सारे जो पढ़े हैं वो पहले पढ़े हों। लेकिन जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का चैप्टर है वो टोटली न्यू चैप्टर होगा क्योंकि इस चैप्टर को आप कभी भी नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, और ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। और इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में, और ये भी जानेंगे कि कार्बन को ही क्यों लिया गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कि कार्बन को ही क्यों सेलेक्ट किया गया। जिस तरह आप मेटल एंड नॉन मेटल में या स्ट्रक्चर ऑफ आइटम में देखे होंगे कि कार्बन को स्टैंडर्ड माना था, हाइड्रोजन को क्यों नहीं माना था। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को स्टार्ट करते हैं और बेसिकली आपको याद रखना है इस चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का जो फर्स्ट चीज़ें हम लोग जानने वाले हैं वो है इसके कार्बन के कंपाउंड्स। तो कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में आपको इससे पहले भी कुछ नॉलेज होगा। ठीक है, क्या नॉलेज होगा, इससे पहले आप पढ़े होंगे कि कार्बन्स क्या है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग पढ़े हैं कार्बन के बारे में जाने तो कार्बन का आप पढ़े होंगे सिंबल क्या होगा, सी होगा। ठीक है, और ये आप पढ़े होंगे कि ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में इसका सिंबल सी है। ठीक है, ये अगर इसका सिंबल सी है तो इसका एटॉमिक नंबर भी आप पढ़े होंगे। एटॉमिक नंबर कार्बन का कितना होता है, 6। मतलब इसका आउटलाइन आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग को आउटलाइन ना जान के हम लोग को इस चैप्टर के बारे में जानना है कि कार्बन कंपाउंड्स के बारे में। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि कार्बन इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉन मेटल हैविंग द सिंबल सी। ठीक है, तो इसके बारे में तो हमने अभी जान लिया कि कार्बन क्या है, एक ऐसा कंपाउंड्स है, ठीक है, नॉन मेटल है। ये भी याद रखना है कि कार्बन एक नॉन मेटल है। इसके अलावा कार्बन एक नॉन मेटल के बावजूद भी ये क्या है, एक हमारा सिंबल सी बताता है। और कार्बन में क्या बोल रहा है कि लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स वी यूज आर कंज्यूम्स इन आवर डेली लाइफ। मतलब जो ये कार्बन्स है ना, ये हमारा डेली टू डेली लाइफ में सबसे ज़्यादा चीज़ें हैं। जैसे अगर हमारा शरीर भी है तो कार्बन से ही बना हुआ है। ठीक है, अगर आप कोई भी मेटल्स के भी बारे में देखेंगे तो उसका मैक्सिमम चीज़ें जो होंगे कार्बन से ही होंगे। तो वही चीज़ें यहाँ लिखा है कि लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स वी यूज, जितने सारे सामान हम लोग यूज करते हैं वो मैक्सिमम कार्बन और उसके कंपाउंड्स के ही बने होंगे। जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, जितने सारे यूनिवर्स में है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, तो कार्बोहाइड्रेट्स का हम लोग जानते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने हुए चीज़ को कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। तो इसमें भी कार्बन है। प्रोटीन्स के अंदर में जो अमीनो एसिड होता है वो भी एक स्ट्रक्चर आप हायर क्लास में पढ़ेंगे तो वो भी कार्बन के ही कंपाउंड्स है। ठीक है, विटामिन्स के अंदर में पढ़ेंगे निकोटेनिक एसिड, एसिटिक एसिड, हार्मोन्स के बारे में जानेंगे, न्यूक्लिक एसिड जो आप डीएनए और आरएनए में जानेंगे, सारे चीज़ें कार्बन्स के ही बने हुए हैं। तो मतलब हम लोग डेली टू डेली लाइफ और मैक्सिमम चीज़ें हम लोग कार्बन से ही घिरे हुए होते हैं। तो यही चीज़ है कि कार्बन सबसे ज़्यादा यूज होता है। और ये फ्यूल्स की तरह भी हम लोग लकड़ी, कोयला, केरोसिन, एलपीजी, सीएनजी, जितने सारी चीज़ें दिख रहा है वो सारी चीज़ें कार्बन्स के ही कंपाउंड होंगे। ठीक है, और सॉप, डिटर्जेंट जो इस चैप्टर के लास्ट में हम लोग बनाने भी सीखेंगे, उसके स्ट्रक्चर के बारे में भी जानेंगे। तो सारी चीज़ें किससे बने होंगे, कार्बन से ही बने होंगे। ठीक है, तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कार्बन के बारे में तो ये हो गया कि कार्बन क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि कार्बन के इतने ज़्यादा कंपाउंड्स हम बनाते हुए देखते हैं। डेली टू डेली लाइफ में हमारे पास कार्बन्स के ही चीज़ें होते हैं। ठीक है, अभी हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो जो भी कैमरा यूज हो रहा होगा वो भी कार्बन्स के ही होंगे। आप कॉपी यूज़ कर रहे हैं, पेन यूज़ कर रहे हैं या मैक्सिमम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, वो सारे जो हैं वो जो होगा वो कार्बन्स के ही बने होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तब अगर हम बात करें तो कार्बन का इंट्रोडक्शन में ये भी हम थोड़ा सा बताए थे कि कार्बन का सिंबल आप यूज़ करेंगे सी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट होते हैं, तो सबसे पहले अगर हम इसका एटॉमिक नंबर के बारे में जानें, ठीक है, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 6। जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं तो क्या आता है, K और L। तो K में कितने 2 और L में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
तो इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इस समय जितने नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर होता है नॉर्मल केसेस में, उतना ही उसके पास इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, उतना ही उसके पास प्रोटॉन्स भी होंगे, उतना ही उसके पास न्यूट्रॉन्स भी होता है। मतलब कार्बन एक ऐसा कंपाउंड है जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं, मतलब एक जैसे होते हैं। अगर हम इसको एक स्ट्रक्चर के तौर पे जाके देखें तो आप देखिएगा कि क्या आपको मिल रहा है। जैसे अगर हम यहाँ पे पीरियोडिक टेबल पे आए तो पीरियोडिक टेबल में आप देख रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के ये पूरा आपका एक पीरियोडिक टेबल है। तो पीरियोडिक टेबल में कार्बन नंबर जो है 6 है, इसका एटॉमिक नंबर 6 है और मास 12 पॉइंट कुछ दिया हुआ है। तो अगर इसका स्ट्रक्चर अगर आप यहाँ पे देखें, जैसे यहाँ पे कार्बन में देखेंगे तो कार्बन के केस में यहाँ से देखिए कि इसके आउटर मोस्ट सेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स है, उसके इनर मोस्ट सेल मतलब के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, और एल सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर हम एक और स्ट्रक्चर पे आपको दिखाएं तो कार्बन के बारे में देखिए कि कार्बन के केस में यहाँ रिप्रेजेंट किया गया होगा कि कार्बन केस में प्रोटॉन कितने हैं, 6 है, न्यूट्रॉन कितने हैं, 6 हैं, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6 हैं। तो करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो कार्बन है ये आपका न्यूट्रॉन का ब्लॉक था, तो हमने न्यूट्रॉन पास वापस न्यूट्रॉन को ले आया, ठीक है। अब इस केस में क्या लिखा, कार्बन अनस्टेबल हो गया क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो सेम होना चाहिए क्योंकि उसको स्टेबिलिटी मेंटेन करता है। तो यहाँ से देखिए जैसे ही हम उसको इलेक्ट्रॉन देते जाएंगे वैसे वैसे ये स्टेबल होते जाएगा, ठीक है। और ये स्टेबल हो गया। अगर हम एक और इलेक्ट्रॉन दे दें तो फिर से वो क्या हो जाएगा, इसका आइसोटोप बनते जाएगा, ठीक है। कार्बन एक कैसा है कि आइसोटोप है जिसके पास एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास वेरी होते जाता है। जैसे कार्बन का आइसोटोप कितना होता है, 12, ठीक है, फिर 13 भी जाता है और 14 भी जाता है। इसके अलावा एक्स्ट्रा कर देंगे तो ये अनस्टेबिलिटी और ऐसे अनस्टेबल होते जाएगा, ठीक है। चलिए अब वापस हमारा ये टॉपिक ना हो के हमारा टॉपिक जो मेन टॉपिक है वो है कार्बन के बारे में। तो कार्बन के बारे में हमने ये जान लिया कि कार्बन का सिंबल C है, उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6 हैं क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर भी 6 हैं। जितना इलेक्ट्रॉन्स है उतना ही उसके पास प्रोटॉन है, उतना ही उसके पास न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हमने अभी कर लिया कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 2,4। तो इसके पास कितने आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4 होंगे, ठीक है। अब ये 4 क्यों हो रहे हैं, ये कैसे स्टेबल होगा, नॉन मेटल है तो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे कि लूज करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने आयनिक बॉन्ड पिछला चैप्टर मेटल और नॉन मेटल में पढ़ा होगा, ठीक है, कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है। तो इस चैप्टर में हमें मैक्सिमम क्या पढ़ना है, कोवलेंट बॉन्ड के बारे में ही जिक्र करना है। चलिए नेक्स्ट अब हम पढ़ने जा रहे हैं कार्बन्स के बारे में, कुछ और प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। कि कार्बन्स को इस चैप्टर में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा कि कार्बन्स एटम कैन फॉर्म ए कंपाउंड्स। जो कार्बन एटम्स हैं वो क्या बनाएंगे, कंपाउंड्स बनाएंगे। और कंपाउंड्स क्या होता है, जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट कंबाइंड होता है तो कंपाउंड्स बनते हैं। तो कार्बन्स कैन फॉर्म ए कंपाउंड बाय, कैसे बनेंगे, कंबाइनिंग विथ अदर एटम और विथ अदर एलिमेंट्स के साथ, ठीक है। कि मतलब कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पहला में बोल रहा है कि कार्बन एटम जो है वो किसी के साथ कंबाइंड भी हो सकता है, अपने साथ भी हो सकता है, कार्बन कार्बन के साथ भी हो सकता है, कार्बन हाइड्रोजन के साथ भी हो सकता है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो कार्बन हैज इसी के वजह से अभी क्या बोले कि कार्बन के पास एक प्रॉपर्टीज़ है कि वो अपने के साथ भी कंबाइंड हो सकता है, कार्बन कार्बन के साथ भी हो सकता है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ भी हो सकता है, कार्बन हाइड्रोजन के साथ भी हो सकता है, मैक्सिमम के साथ कार्बन कंबाइंड कर सकता है। इसलिए कार्बन को एक यूनिक प्रॉपर्टीज़ होता है, ठीक है। कि यूनिक प्रॉपर्टीज़ क्या है कि वो एक लॉन्ग चेन बना सकता है कार्बन एटम का, और यही चीज़ें पूरा चैप्टर में हमें जानना है, ठीक है। तो हमने उसमें हाइड्रोकार्बन के बारे में जानेंगे। हाइड्रोकार्बन में जब पढ़ेंगे तो कैसे देखेंगे कि कार्बन एक लंबा चेन कैसे बनाते जा रहा है, वो चेन बनाने भी सीखेंगे। फिर उसका हमने IPAC नेम भी सीखेंगे कि उसका IPAC नेम कैसे करते हैं।
फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टीज बोलता है कि दीज लॉन्ग चेन, जितना अभी हम लॉन्ग चेन बनाएंगे, सर्व एज द बैकबोन बनाएगा किसका, वेरियस ग्रुप। मतलब अगर हम बोल सकते हैं कि अगर एक कार्बन यहाँ है, फिर ये कार्बन इस तरह का कार्बन को क्या है, एक चेन बनाएगा कार्बन। अगर एक कार्बन चेन बनाएगा तो इसके साथ जो भी और सारे एलिमेंट्स हैं वो भी उसके साथ कंबाइंड हो सकते हैं। सेम ग्रुप कंबाइंड हो सकता है, या इसके साथ हाइड्रोजन भी हो सकता है, इसके साथ फ्लोरीन भी हो सकता है, इसके साथ क्लोरीन भी हो सकता है। और इसलिए लिखा है कि दिस लॉन्ग चेन, ये जो लॉन्ग चेन है कार्बन का, जो बैकबोन है, जिसमें क्या हो सकते हैं, बहुत सारे ग्रुप कैन अटैच्ड, उसके साथ जुड़ सकते हैं और गिव ए लार्ज वैरायटीज ऑफ कंपाउंड्स भी हमें मिल सकता है। यही चीज़ें हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। फिर एट लास्ट है कि दीज कंपाउंड्स हैज ए वैरायटीज ऑफ स्ट्रक्चर। ये जो कंपाउंड्स हमें मिलेंगे उसके अलग अलग स्ट्रक्चर भी देखेंगे, लीनियर स्ट्रक्चर देखेंगे, साइक्लिक स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है, ब्रांचिंग स्ट्रक्चर देखेंगे, और यही जो है हम लोग डेली टू डेली लाइफ में यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट है कि वाई देयर आर लार्ज नंबर ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स। क्यों होते हैं कि कार्बन के साथ बहुत सारे कंपाउंड्स जुड़े रहते हैं। रीजन ये कि कार्बन का पहला प्रॉपर्टीज है कि वो एक टेट्रावैलेंसी शो करता है, टेट्रावैलेंट होता है, और जिसके वजह से दे कैन फॉर्म 4 बॉन्ड। मतलब एक कार्बन जो है, जैसे अगर हम बताएं कार्बन है, उसका एटॉमिक नंबर अगर 6 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 होगा, मतलब K सेल और L सेल। L सेल में क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में है, उससे क्या हो सकता है कि उसके पास अगर हम स्ट्रक्चर बताएं तो ये आप पढ़े होंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर। मेटल और नॉन मेटल में आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़े होंगे कि जितने सारे उसके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही इसको हम लोग डॉट्स फॉर्म में करते हैं। जैसे कार्बन है तो 1 2 3 4 जिसके वैलेंस सेल में, मतलब एक कार्बन जो है अपने साथ 4 अलग अलग कंपाउंड के साथ भी ज्वाइन कर सकते हैं। 1 2 3 4 कंबाइन कर सकते हैं। तो क्या बोल रहा है, कार्बन हैज टेट्रावैलेंट, हेंस दे कैन फॉर्म 4 बॉन्ड, 1 2 3 4। ये सारी चीज़ें हम लोग बना के भी देखेंगे आगे, बस हम ये आउटलाइन बता रहे हैं कि कैसे, अभी फिर हम लोग बनाएंगे कि कैसे एग्जैक्टली होता है। फिर बोल रहा है कि कार्बन शो प्रॉपर्टीज ऑफ कैटेनेशन। ठीक है, ये पूछता है क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। तो कार्बन का पहला यूनिक प्रॉपर्टीज बोलिएगा कि कार्बन कैटेनेशन दिखाता है, मतलब सेल्फ लिंकिंग ग्रुप, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ सेल्फ लिंकिंग ग्रुप, मतलब कार्बन कार्बन के साथ ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, वो भी देखेंगे। तो यहाँ इसका आंसर यही होगा कि कार्बन सबसे पहले टेट्रावैलेंसी शो करता है, मतलब दे कैन फॉर्म 4 बॉन्ड, मैक्सिमम वो 4 बॉन्ड ही बना सकता है। ठीक है, दूसरा कार्बन के पास एक प्रॉपर्टीज होता है कि उसके पास सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टीज होता है, मतलब अपने जैसे कंपाउंड के साथ वो जुड़ सकते हैं, उसी को हम कैटेनेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ के बाद अब चैप्टर स्टार्ट होता है। अब ये रियली में बात करें तो चैप्टर अब स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि ये तो हम लोग का आउटलाइन था, इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी नहीं आता एग्जाम में, बस ये आउटलाइन था तो आउटलाइन हमने दिया। तो अब पढ़ते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, कार्बन्स का पिछला जो हम स्लाइड बताएं उससे क्वेश्चन आ सकता है कि कार्बन्स, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है, ये भी देखेंगे। तो सबसे पहला है कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, चलिए, तो मेटल और नॉन मेटल में हमने पढ़ा आयनिक बॉन्ड। ठीक है, चलिए रिवाइज करते हैं पहले थोड़ा सा। आयनिक बॉन्ड, ठीक है, और आयनिक बॉन्ड किसके बीच में बनता है, आयंस के बीच में। ठीक है, और मींस वो मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है क्या, आयनिक बॉन्ड। और आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर होता है। ठीक है, मतलब एक मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है आयनिक बॉन्ड्स। आयंस इसमें, इस केस में मेटल जो होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, क्योंकि उसके वैलेंस सेल में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होता है जिसे वो डोनेट करना पड़ता है ताकि वो अपना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करके स्टेबल हो जाए। लेकिन एक नॉन मेटल जो है वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक्सेप्टर होते हैं।
ठीक है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, वो कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे? जितना उसको मेटल डोनेट करेगा। ठीक है, ये था आयनिक बॉन्ड। लेकिन टोटली अलग होता है कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? ऐसा बॉन्ड जो फॉर्म किसके बीच में बनता है? द बॉन्ड विच इज फॉर्म बिटवीन टू नॉन मेटल, दो नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसे हम कहेंगे कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो याद क्या रखना है? ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं एग्जैक्टली कोवलेंट बॉन्ड के बारे में, यहाँ से जानते हैं। ठीक है, हमारा है कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड के बारे में जानते हैं। चलिए, कोवलेंट बॉन्ड अभी हम बोले कि कोवलेंट बॉन्ड क्या है? द बॉन्ड विच इज फॉर्म बिटवीन टू नॉन मेटल। ठीक है, जो बॉन्ड होता है, ठीक है, किसके बीच में बनता है? बिटवीन टू नॉन मेटल। अगर आप ये समझ गए कि बॉन्ड किसके बीच में बनता है तो आप आधा काम इसका कर चुके हैं। और ये आपको माइंड में रखना है क्योंकि पूरा ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोवलेंट बॉन्ड पे ही है। ठीक है, और कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आयनिक बॉन्ड में क्या था? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन कोवलेंट बॉन्ड में क्या है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा। ठीक है, अब जैसे अगर आप पढ़े होंगे तो एक एग्जांपल से समझते हैं। और कोवलेंट बॉन्ड के लिए हमें नॉलेज होना चाहिए लुईस डॉट स्ट्रक्चर का। ठीक है, इसका नॉलेज होना चाहिए। ये तीन चीज़ें अगर माइंड में रहा तो हम किसी का भी कोवलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन इससे फिक्स रहता है, ड्रॉ द लुईस डॉट स्ट्रक्चर दिया रहता है क्वेश्चन में। ठीक है, कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। तो अब हम लोग आज तो करेंगे ही लुईस डॉट स्ट्रक्चर। हम जान रहे हैं कि क्या है, कि कोवलेंट बॉन्ड क्या है? द बॉन्ड विच इज फॉर्म बिटवीन द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू नॉन मेटल। ये भी हम डेफिनेशन कर सकते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड क्या है? द केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म बिटवीन टू नॉन मेटल। ठीक है, क्या बोले कि कोवलेंट बॉन्ड क्या है? ऐसा बॉन्ड है जो बनता है किसके बीच में? टू नॉन मेटल के बीच में। कब? व्हेन देयर इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास अगर HCl है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो क्या आप बता सकते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड आयनिक बॉन्ड बनाएगा कि कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl आयनिक बॉन्ड बनाएगा कि कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा? बोलिए, आयनिक बॉन्ड बनाएगा कि कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा? कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। अब कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। क्यों कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा? रीजन भी तो होना चाहिए। हाँ, वेरी गुड। तो ये हाइड्रोजन क्या है? ये भी एक नॉन मेटल है। ठीक है, और क्लोरीन भी हमारा एक नॉन मेटल है। चलिए, वेरी गुड। हाइड्रोजन लिखे तो इसका एटॉमिक नंबर यहाँ है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? सिर्फ 1 होगा। क्लोरीन है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17 होता है। तो क्या होगा? 2,8,7। ठीक है, मतलब अगर हम हाइड्रोजन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाए H एक डॉट, ठीक है, क्लोरीन है तो उसमें क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7। ये तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो गया। अब क्या बोल रहा है कि हम लोग का कॉन्सेप्ट क्या था कि देयर इज ए कंप्लीट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं था। तो दोनों को हम लिख लेते हैं बीच पे। हाइड्रोजन है, चलिए इसका रिप्रेजेंटेशन हम अलग कलर से कर देते हैं। फिर ले लेते हैं क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन, तो 7 इलेक्ट्रॉन को हम अलग से दिखा देते हैं ताकि वो हम आसान हो सकता है। इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, डॉट करके। ठीक है, अब क्या हो गया कि ये क्या होगा? इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तब वो अपना ड्यूप्लेट को पूरा करेगा। इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तब वो अपना ऑक्टेट को पूरा करेगा। ये अपना ड्यूप्लेट को पूरा करके हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड करेगा। और क्लोरीन अपना 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके 17 से 18 होता है, तो 18 एटॉमिक नंबर किसका होता है? आर्गन का। तो ये अपना आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस करेगा और आर्गन वहाँ जाके स्टेबल हो जाते हैं। चलिए, तो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ से शेयर कराते हैं। यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन मिलने के बाद हाइड्रोजन अपना ड्यूप्लेट को पूरा कर लिया।
क्लोरीन यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इससे लिया और ये अपना ड्यूप्लेट को पूरा कर लिया। अब जब ये बना लुईस डॉट स्ट्रक्चर और कोवलेंट बॉन्ड अभी बना, ठीक है, तो क्या हो गया, दोनों एटम स्टेबल हो गए। इसलिए हम लिख सकते हैं H, और यहाँ जितना लाइन बनता है वैसे ही उसको बॉन्ड के बारे में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, HCl। तो हमारा एक कोवलेंट बॉन्ड बन चुका है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था यहाँ पे, आउटलाइन ये था कि कोवलेंट बॉन्ड बनता कैसे है, ठीक है। अभी एक एक करके बनाएंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि मोनो एटॉमिक का देखेंगे, डायटॉमिक या हम कह सकते हैं होमो एटॉमिक का देखेंगे, या हेट्रो एटॉमिक का देखेंगे, मतलब एक जैसा देखेंगे। जैसे हाइड्रोजन जो है, तो हाइड्रोजन H2 के साथ भी तो बना सकता है कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि दोनों नॉन मेटल। क्लोरीन के साथ भी होगा, ये भी देखेंगे, ठीक है। तो वापस आते हैं हम लोग स्लाइड पे, जिस पे हम लोग समझते हैं कि एग्जैक्टली क्या है, ठीक है। तो कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड, कार्बन हमेशा कोवलेंट बॉन्ड ही बनाएगा, ठीक है। इसके बारे में समझते हैं। और इसमें तो कुछ लॉजिक भी है कि कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था तो 2,4 था, मतलब उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और है वो नॉन मेटल। तो 4 इलेक्ट्रॉन वो बेचारा गेन भी नहीं कर पा रहा है, और 4 इलेक्ट्रॉन लूज भी नहीं कर पा रहा है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे। तो ये क्या बोल रहा है, द वैलेंसी और कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट। ये जानते हैं कि वैलेंसी क्या होता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट, एलिमेंट का कंबाइन करने का कैपेसिटी क्या है। अगर हम एक नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो क्या बोलेंगे, दोस्ती करने के लिए हमें जितना खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अगर हम अपना स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हैं तो अपना दोस्त के जैसा स्टैंडर्ड रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग हमको करना होगा। अगर वो लड़का के पास मेरे पास 5 रुपये का कैपेसिटी है खर्चा करने का, और उसके पास 100 रुपये का, तो मेरे से दोस्ती नहीं करेगा। तो यहाँ पे भी वैलेंसी समझने के लिए कि कंबाइनिंग कैपेसिटी, मतलब दोस्ती करने के लिए कितना खर्चा करना होगा, वही उसका वैलेंसी होता है, ठीक है। तो वैलेंसी और कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड करता है कि उसके पास नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं। वैलेंस सेल में जितना होगा उतना ही उसके पास क्या करेगा, कंबाइन करेगा, या क्या करेगा, देगा, ठीक है। दैट इज द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल। जैसे अगर कार्बन है तो कार्बन 6 है, तो 2,4, तो ये इसका क्या हो गया, वैलेंस सेल हो गया। तो वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन है वही उसके वैलेंसी अभी बोल रहा है। तो कार्बन का वैलेंसी क्या है, 4, इसलिए लिखता है कि कार्बन क्या बनाता है, टेट्रा वैलेंसी बनाता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हम यहाँ से बना दिए, ठीक है। अब हम एग्जैक्टली क्वेश्चन के पास समझते हैं कि एग्जैक्टली ये है क्या, क्योंकि यहाँ बोला कि कार्बन हमेशा कोवलेंट बॉन्ड ही क्यों बनाता है, क्यों, वो तो नॉन मेटल है, ठीक है। तो कोवलेंट बॉन्ड ही क्यों बना रहा है, ये कॉन्सेप्ट को समझना है हमको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हमको कॉन्सेप्ट को समझना है कि एग्जैक्टली क्यों होता है। तो यहाँ बोल रहा है द रिएक्टिविटी ऑफ एनी एलिमेंट डिपेंड करता है हाउ इजीली इट इज कंप्लीटली फिल द आउटर मोस्ट सेल एंड गॉट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है, नियर बाय इट्स नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशंस। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशंस आपको याद है, ठीक है, हीलियम, ठीक है, नियॉन, आर्गन, ठीक है, क्रिप्टन, जेनॉन और एरॉन, ठीक है। ये हो गया। तो इसके केस में क्या हो गया, आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2,8, इसमें 2,8,8, ऐसा ही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये याद रखना है कि रिएक्टिविटी ऑफ एनी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट का रिएक्टिविटी डिपेंड करेगा कि कितने आसानी से वो इलेक्ट्रॉन को ले ले या कितने आसानी से वो इलेक्ट्रॉन को दे दे, ठीक है। क्यों देगा, ताकि वो अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट कर सके या अपना ऑक्टेट को कंप्लीट कर सके, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1, 2 और 3 के बीच में आएगा, ठीक है। तो वो क्या होगा, वो अपना ड्यूप्लेट को कंप्लीट करेगा, और जो उसके ज़्यादा आएंगे तो वो अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा, ताकि वो अपना स्टेबल को मेंटेन करे, ठीक है। लेकिन यहाँ कार्बन के केस में यहाँ एक प्रॉब्लम हो जाता है। प्रॉब्लम ये हो जाता है कि कार्बन जो है, कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, कार्बन के पास 4 ही इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस सेल में, ठीक है। इट शुड बी आइदर, उसके पास 2 पॉसिबिलिटी है। उसके पास अगर कार्बन है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 है, तो इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो उसके पास 2 पॉसिबिलिटी है। पहला पॉसिबिलिटी है कि वो अपना चारों इलेक्ट्रॉन को लूज करे। जब अपना 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, कार्बन के ऊपर +4 आ जाएगा।
या वो 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करे तो कार्बन के पास 4 माइनस आ जाएगा, ऐसे पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो दे शुड आइदर लूज और गेन द 4 इलेक्ट्रॉन। अगर वो इलेक्ट्रॉन को, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है तो अपना ये ड्यूप्लेट को कंप्लीट कर लेगा, और अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है तो अपना ऑक्टेट को पूरा कर लेगा। दो पॉसिबिलिटी है, वही लिखा है, दे शुड आइदर लूज और गेन द 4 इलेक्ट्रॉन टू अचीव द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अभी बताएं कि जब वो 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर लेगा तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हीलियम तक पहुंच जाएगा, और वो 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नियॉन तक पहुंच जाएगा, तो वो स्टेबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, बिकम स्टेबल, लेकिन डिफिकल्टीज यहाँ आ रहा है, इट इज़ डिफिकल्ट फॉर कार्बन टू गेन। उसके पास डिफिकल्टली दो आ रहा है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन भी नहीं कर पा रहा है या 4 इलेक्ट्रॉन लूज भी नहीं कर पा रहा है। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी बन सकता है, कि वाई द कार्बन्स कैन नाइदर लूज और गेन द इलेक्ट्रॉन, क्यों नहीं कर सकता है। इसके लिए हमने यहाँ पे रीज़न लिखा है कि पहला रीज़न ये है कि अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करे, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, C4 माइनस आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन को अगर वो गेन करे, ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर इट कांट गेन द 4 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म C4 माइनस हैविंग नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशंस, नियॉन तक पहुंच जाए एन कॉन्फ़िगरेशन, बिकॉज द आयंस जो बन रहा है, ठीक है, एनायन वुड बी हाईली अनस्टेबल। जो एनायन है, ठीक है, वो अनस्टेबल हो जाएगा ड्यू टू इज लार्ज नंबर ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम दिस फोर्स। इस फोर्स को क्या हो सकता है कि वो फोर्स को क्या कर सकता है, वो अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, जिसके वजह से क्या होगा, रिपल्सन बिटवीन द 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड एडेड अ 6 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी बी प्रेजेंट। इस कॉन्सेप्ट को यहाँ से समझते हैं। ठीक है, यहाँ से समझते हैं कि अगर ये हमारे पास कार्बन है, देखिए अगर कार्बन है तो कार्बन के पास क्या है, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन 6 है और प्रोटॉन भी 6 है। ठीक है, चलिए, अगर कार्बन क्या करे, अगर कार्बन के केस में यहाँ से कार्बन के पास अगर इतना इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो अगर ये कार्बन के पास अगर क्या करना है हमको, 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करना, ऑलरेडी इसके पास कितने प्रोटॉन है, 6 है और 6 है। तो हमने अभी पहला रीजन बताया कि वो 4 इलेक्ट्रॉन को गेन भी नहीं कर सकता है। अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करे तब उसके पास क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये नहीं है कि अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करे तो प्रोटॉन उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है, तो यही चीज़ें यहाँ रीजन में लिखा हुआ था कि यहाँ पे रीजन में लिखा हुआ है कि क्या होगा, रीजन में ये लिखा था कि दे कांट गेन द 4 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म C4 माइनस। रीजन ये लिखा हुआ था क्योंकि ड्यू टू इट्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, वो उसको क्या करेगा, जितना 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगा ताकि वो ओवरकम कर सके, जिसके पास प्रोटॉन जो ऑलरेडी प्रेजेंट है, रिपल्सन बिटवीन द 4 इलेक्ट्रॉन हैविंग एडेड एंड 6 इलेक्ट्रॉन उसके पास ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो उसको ओवरकम करना, ये रिपल्सन करने में उसे क्या लगेगा, ज़्यादा एनर्जी लगेगा, तो वो क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन गेन भी नहीं कर सकता है। ठीक है, चलिए, फिर दूसरा रीजन ये था कि वो 4 इलेक्ट्रॉन बेचारा लूज भी नहीं कर पा रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन तो गेन भी नहीं कर पाया, 4 इलेक्ट्रॉन लूज भी नहीं कर पा रहा है। अगर वो लूज करता, अगर वो दे कांट लूज द 4 इलेक्ट्रॉन, सॉरी ये तो उल्टा हो जाएगा ना, अगर वो लूज करेगा तो 4, ठीक है, बिकॉज दीज कैटायंस वुड बी अनस्टेबल, जो कैटायंस है उसके पास अनस्टेबल हो जाएगा, जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव, उसको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी होगा ताकि वो वहाँ से रिमूव कर सके। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन इसके वजह से, लेकिन इसीलिए कारण है कि कार्बन क्या करता है, शेयरिंग करता है, क्योंकि वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज भी नहीं कर सकता और 4 इलेक्ट्रॉन गेन भी नहीं कर सकता है। ठीक है, दस द कार्बन्स कांट नाइदर गेन और लूज द 4 इलेक्ट्रॉन्स, दे एक्वायर्ड द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशंस के लिए ना 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है ना ही वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। तो कार्बन क्या करेगा, कार्बन के पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि वो क्या कर सकता है, शेयरिंग करे, अपना वैलेंस सेल में जितना इलेक्ट्रॉन है वो शेयर करके अपने आप को स्टेबल बना सकता है। ठीक है, और जब ये शेयरिंग होता है तो क्या, कैसा शेयरिंग होता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब अगर कार्बन अपना 4 इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस सेल में वो शेयर कर रहा है
तो अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करना होगा। उसी तरह अगर नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन के केस में अगर वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो उसको ऐसा नहीं है कि कार्बन के केस में तो सारा इलेक्ट्रॉन को उसको शेयर करना होगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बता रहा है। एक्वायर द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और उसके बीच में क्या बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ से बोलता है कि इसलिए कार्बन क्या बनाता है, टेट्रावैलेंसी होता है, क्योंकि कार्बन एटम है जो 4 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, सो दे नीड 4 मोर इलेक्ट्रॉन टू अचीव देयर स्टेबल इलेक्ट्रॉन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। वो 4 इलेक्ट्रॉन कैसे होगा, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करके वो अपना स्टेबिलिटी मेंटेन करेगा। इसलिए इस प्रॉपर्टीज को याद रखना है। अब हमारे पास क्या है, टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ना है, ठीक है। तो कार्बन्स का यहाँ जो इंट्रोडक्शन पार्ट था कि इंट्रोडक्शन में हमने ये जाना है कि कार्बन क्या है, 4 बॉन्ड कैसे बना रहा है, ठीक है। वो अपना 4 इलेक्ट्रॉन को लूज भी क्यों नहीं कर पा रहा है और 4 इलेक्ट्रॉन को गेन भी क्यों नहीं कर पा रहा है, ये रीजन है। लेकिन अब हम जान गए कि इलेक्ट्रॉन उसको शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड में होता है, इसलिए हम लोग टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर वो 3 तरीके का कोवैलेंट बॉन्ड होगा, पहला होगा सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। दूसरा होगा हमारे पास डबल कोवैलेंट बॉन्ड और तीसरा होगा ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। और यही हमको याद रखना है, ठीक है। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड के केस में हम लोग देखेंगे एल्केन, हायर क्लास में जब हम लोग हाइड्रोकार्बन जानेंगे, और डबल बॉन्ड के केस में हम लोग एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड के केस में एल्काइन। तो यहाँ कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है कि सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड क्या होगा। तो यहाँ पे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड में बोलता है कि अगर हर एक एटम, ठीक है, कंट्रीब्यूट 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो भी हर एक एटम है वो अगर कंट्रीब्यूट क्या करे, एक ही इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट करे, ठीक है, तब उस केस में क्या होगा, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। जैसे एग्जांपल अगर हम ले ले HCl का, ठीक है, तो जैसे हाइड्रोजन है उसके 1 था, अभी हम लोग लिखे थे, क्लोरीन था उसमें 7 था, ठीक है। तो मतलब क्या करे, अगर ये एक ही अपना इलेक्ट्रॉन को शेयर किया और ये भी अपना एक ही इलेक्ट्रॉन को शेयर करे, तो उसके बीच में जो ये बॉन्ड बनेगा तो उसी को बोलेंगे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। इस तरह भी हो सकता है। और अगर हाइड्रोजन का केस ले लें तो हाइड्रोजन के केस में क्या होगा, एक हाइड्रोजन का और ये एक हाइड्रोजन का, तो ये क्या हो गया, एक शेयर कर रहा है, ये भी एक शेयर कर रहा है, तो उसके केस में जो बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। और अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन को, हर एक एटम कंट्रीब्यूट करे अपना 2 इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, तो उसे बोलेंगे डबल कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे एग्जांपल हम समझ जाएं, ठीक है, इसका एग्जांपल है हमारे पास O2, ठीक है, ऑक्सीजन। जैसे अगर ये ऑक्सीजन है तो उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8, 2,6, ठीक है। तो इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, तो हम 6 इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे बना हुआ है। फिर हम दूसरा ऑक्सीजन ले लेते हैं, 2 ऑक्सीजन है, इस केस में हम इसे डॉट से दिखाते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो देख यहाँ से ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट किया, ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन को दिया, अब जब इसके साथ हुआ तो ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट किया, तब यहाँ पे क्या हुआ, एक बॉन्ड बनेगा, डबल लाइन। मतलब क्या लिखा, ईच एटम, ऑक्सीजन के एक एटम और ये ऑक्सीजन का एटम कंट्रीब्यूट कितना कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट कर रहा है, तब उस केस में जो बॉन्ड बनेगा ये कैसा बनेगा, 2 लाइन है, तो इसे क्या बोलेंगे, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। इसी तरह आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ट्रिपल बॉन्ड के केस में कि ईच एटम कंट्रीब्यूट 3 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। मतलब अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही समझेंगे तभी पता चल पाएगा कि कितना कंट्रीब्यूट करेगा। डायरेक्टली हम ऑक्सीजन बता दिए क्योंकि हमको याद था, तो उस केस में आपको याद रखना होगा कि एटॉमिक नंबर उसी तरह कंट्रीब्यूट करना होगा। जैसे अगर हाइड्रोजन ले ले तो क्या हाइड्रोजन कंट्रीब्यूट करेगा, नहीं करेगा, ठीक है, हाइड्रोजन कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। क्लोरीन करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। ऑक्सीजन करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। नाइट्रोजन करेगा, देख लेते हैं नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 7, तो कितना है
2,5। तो अगर हम 2 नाइट्रोजन आइटम ले ले, 1 और 1 ले ले, ठीक है, यहाँ बनाते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे नाइट्रोजन का बनाए, जो हमारे पास नाइट्रोजन यानी कि N2 है, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, तो यानी कि 2,5 है। इसका एटॉमिक नंबर 2,5 होगा, तो मतलब 5 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में है। तो अगर इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसा बनेगा? 1 2 3 4 5 ऐसे बना सकते हैं, या कैसे बना सकते हैं? 1 2 3 4 5 ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमको यहाँ पे चेक करना है कि वो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करा, कितना इलेक्ट्रॉन शेयर करा। चलिए एक और नाइट्रोजन ले लेते हैं। तो अगर यहाँ लिए तो शेयर करने के लिए ऐसे ही बना रहे हैं, 1 2 3 4 5। जब ऐसा बन रहा है तब इस केस में हम समझते हैं कि अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, शेयर करने के बाद इसको अपना ड्यूप्लेट या ऑक्टेट को पूरा करना है। तो नाइट्रोजन अपना ऑक्टेट को पूरा करेगा, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अपना ऑक्टेट पूरा हो गया। इस केस में देखें तो ये भी अपना ऑक्टेट पूरा हो गया। तो कितना इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ? 3। तब यहाँ जो बॉन्ड बनेगा वो कितना ऐसे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ बनेगा ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो वही चीज़ें यहाँ पे भी बताया गया है, इसलिए लिखा है कि ईच एटम, हर एक एटम कंट्रीब्यूट करे अपना 3 इलेक्ट्रॉन को। अगर वो 3 इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट करेगा तो 3 लाइन बनेगा, तो उसी को ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बनेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट करेगा तो डबल कोवैलेंट बॉन्ड बनेंगे। सिंगल इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट करेगा तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए फिर एग्जाम्पल वाला जो चीज़ें हैं, वही एग्जाम्पल को हमने वहाँ सॉल्व कर दिया। फॉर्मेशन ऑफ H2 देख लिया, ठीक है। फिर हमने क्या देखा? हमने फॉर्मेशन ऑफ Cl2 भी देखा। तो Cl2 कैसा बॉन्ड बनाएगा? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कि डबल कोवैलेंट बॉन्ड? हाँ, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। कैसे डबल कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा? अगर ये क्लोरीन है, ठीक है, तो क्लोरीन जो है इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 17। तो जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 2,8,7, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कैसे शेयर करके डबल कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो जब ये क्लोरीन 1 है तो इसमें कितने हैं? 1। तो 1 2 3 4 5 6 7 है, ठीक है। तो ये 7 है। एक और क्लोरीन है, अगर ये बनाना है तो 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ तो एक एटम जो है, जैसे क्लोरीन है, वो अपना कितना इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन को कराती है, सिंगल लाइन दिख रहा है, तो कैसा बॉन्ड बना रहा है? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। ऐसे ही इस केस में कितना बनाएगा? NH3, ठीक है। इस केस में देखते हैं, ये एग्जाम में कभी कभी दे देता है कि आप क्या कीजिए, NH3 का कोवैलेंट बॉन्ड बनाइए। यहाँ पे बना के दिखाते हैं। क्या है हमारे पास? NH3, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? अमोनियम या अमोनिया कहते हैं। वेरी गुड, ठीक है। इसका नाम है अमोनिया। जब ये हमारे पास इसका नाम अमोनिया है, तो यहाँ देखिए जब ऐसा है तो जो भी कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, जिसमें इसके केस में क्या है कि 1 नाइट्रोजन है, उसके पास बगल में 3 हाइड्रोजन है, और जो कम रहेगा उसको सेंटर पे लेते हैं। तो सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। 7 है तो 2,5, हाइड्रोजन है तो 1, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया कि इसके पास 3 हाइड्रोजन है। चलिए सेंटर पे हम 1 नाइट्रोजन लिख लेते हैं, और 3 हाइड्रोजन है इसलिए साइड में 3 लिख लेते हैं। 1 2 3, क्योंकि अगर 2 रहता तो 2 ही साइड में लिखते हैं, और बचा उसके पास कितना है? 2 बचा हुआ है, ठीक है। उसी तरह हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन में 1 बनाते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। हाइड्रोजन है तो 1 1 1, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा? अपना 1 इलेक्ट्रॉन को वो गेन करेगा, ठीक है। ये नाइट्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके या शेयर करके अपना ड्यूप्लेट पूरा किया, सिंगल लाइन। इसी तरह ये करेगा,
सिंगल लाइन, ये करेगा सिंगल लाइन। ठीक है, याद रखने वाला बात है, अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा टफ कर दे और तुमसे यहाँ से पूछ दे कितना नंबर ऑफ बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड पेयर कितना और कितना लोन पेयर है, एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है। ठीक है, जैसे ये जो बना, ये क्या बना, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, मतलब ये दोनों मिला के वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दोनों मिला के वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दोनों मिला के वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये दोनों मिला के वन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो देख, तब इस केस में जो बॉन्ड है हमारे पास, ये जो बच गया, ठीक है, ये जो बच गया इसको हम कहते हैं लोन पेयर। याद रखें, अगर क्वेश्चन टफ आएगा तो जो बच गया वो लोन पेयर, और जो ये बना इसको बोलेंगे बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर, क्योंकि बॉन्ड बनाने में ये पार्टिसिपेट किया। ठीक है, तब इस केस में NH3 में बताएं कि हमारे पास लोन पेयर कितने हैं, लोन पेयर कितने होंगे, एक पेयर पूछ रहा है यहाँ पे, तो लोन पेयर 1 और बॉन्ड पेयर 3। ठीक है, बॉन्ड पेयर कितने, 3। और इस केस में कैसा है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है कि डबल की ट्रिपल, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, तो लिख सकते हैं इसमें सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। कोई डाउट है तो बोले, कोई डाउट है? हाँ, चलो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इस केस में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड कि ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि इसके केस में हम लोग बना चुके थे कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो उसके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,6, तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 2 शेयर करके करेगा, इस केस में 3। ठीक है, अब हम लोग पास टॉपिक क्या है, होमो एटॉमिक और हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होता है। ठीक है, लास्ट टॉपिक है आज का, जिसमें हम लोग देखेंगे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स और हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमो का मतलब हो गया एक जैसा, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या देखे थे एग्जाम्पल, O2, N2, Cl2, H2, वो सारे क्या है होमो एटॉमिक। और हेट्रो एटॉमिक में मतलब क्या देखे थे अभी हम लोग, NH3, ठीक है, और देखेंगे अभी CO2, ठीक है, CO2 देखेंगे, H2O देखेंगे, वो क्या हो गया हेट्रो एटॉमिक। तो यहाँ पे बोलता है मॉलिक्यूल्स विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड्स ऑफ द एटम, केवल एक ही तरह के एटम्स होंगे। जैसे एग्जाम्पल में क्या हो गया, O2, H2, Cl2, N2, ठीक है, ये सारे क्या हो गए होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होंगे। और दूसरा क्या है कि मॉलिक्यूल्स विच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप्स ऑफ द एटम। जैसे अभी हम लोग देखे थे, पहला अमोनिया देखे थे, NH3, दूसरा CO2, तीसरा H2O, चौथा HCl, ये सारे क्या थे हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। समझ में आए? अब हम लोग को आज हम लोग देखते हैं, एक और बनाते हैं स्ट्रक्चर, सिंगल डबल ट्रिपल में स्ट्रेंथ देखेंगे बाद में, पहले हम लोग अभी स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, हमारे पास स्ट्रक्चर है किसका, अब है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये समझिए कार्बन डाइऑक्साइड कैसा है, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तब इस केस में देखें कार्बन है 6, तो कितना होगा 2,4, ऑक्सीजन कितना है 8, कितना होगा 2,6। मतलब ये जो कार्बन है इसको चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन है उसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कार्बन अभी बोले ना कि जो भी ये अपना इलेक्ट्रॉन को कब शेयर करेगा, जब अपने आप को स्टेबल में रखे। ऑक्सीजन अपने आप को कब इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, जब वो दोनों स्टेबल हो जाए। तो जो बोले जो कम है उसको सेंटर पे लेंगे, तो जो हमारे पास कार्बन है वो सेंटर पे लेते हैं। ठीक है, तो कार्बन जब सेंटर पे लेते हैं तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 ऑक्सीजन लेकर आए, इसलिए साइड में दोनों को ले लो, 1 2 1 2 ले लिए। अब दोनों साइड ऑक्सीजन 2 है तो दोनों ऑक्सीजन, दोनों साइड ऑक्सीजन बना दो, 1 2। ठीक है, तब इस केस में ऑक्सीजन का 6 है तो 6 बना लेते, लेकिन ऑक्सीजन को चाहिए 2, तो लिख सकते हैं 1 1 2 3 4 5 6। इसी तरह यहाँ बनाते हैं 1 2 3 4 5 6। अब इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, कोई भी एटम शेयर करे या कार्बन करे या ऑक्सीजन करे, दोनों का
ऑक्टेट पूरा होना चाहिए, ठीक है। तभी ऑक्सीजन को कितना चाहिए, 2, तो ये अपना क्या पूरा कर लिया, ऑक्टेट। इसको चाहिए 2, तो ये अपना पूरा कर लिया ऑक्टेट। अब ऑक्सीजन को कितना चाहिए, 4, तो 2 इधर से मिलेगा और 2 इधर से मिलेगा, तो ये अब तीनों जो हो गया, अब अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। तो अब यहाँ पे बॉन्ड बनेगा कैसा, डबल कोवलेंट बॉन्ड, तो लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और ये कैसा है, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक, कोई डाउट। नेक्स्ट, अब हमारे पास है वाटर, ठीक है। तो वाटर है, चलिए वाटर के बारे में देखते हैं। वाटर का सेंटर में अब ऑक्सीजन लिखाएगा क्योंकि कम है, हाइड्रोजन में 1 है तो यहाँ 1, ऑक्सीजन में 8 है तो 2,6, ठीक है। जो कम है उसको सेंटर पे लिखते हैं, लिख लेते हैं। 6 इसके पास कितना होगा, 6 है, ऑक्सीजन कितना है, 2 है, ठीक है। तो मतलब ऐसा बनाना होगा जिसमें दोनों साइड एक एक देके हाइड्रोजन अपना ऑक्टेट पूरा कर ले, ठीक है। तो हम बनाते हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं 1, तो यहाँ हम साइड में दे देते हैं, ठीक है। अब हाइड्रोजन को ले आते हैं, 1, हाइड्रोजन को ले आते हैं 1, ठीक। अब क्या करना है, हाइड्रोजन को कितना चाहिए, 1, तो ये अपना ऑक्टेट क्या कर लिया, ड्यूप्लेट पूरा किया, ऑक्टेट नहीं ड्यूप्लेट किया। अब ऑक्सीजन, अब हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन को कितना चाहिए, 2, इससे 1 ले लेगा और इससे 1 ले लेगा, इस केस में इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, इलो का ड्यूप्लेट पूरा हो गया। तो बॉन्ड कैसा बना, ठीक है। एग्जैक्टली जब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो थोड़ा बेंडिंग दिखता है, इस तरह का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम पूछे दूसरा चीज, तो बताओ कितना इसके पास लोन पेयर है, दो लोन पेयर है। बॉन्ड पेयर कितना है, 2 बॉन्ड पेयर है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि इसके पास जो लोन पेयर है, वाटर के केस में लोन पेयर कितना है, 2, बॉन्ड पेयर कितना है, 2। कैसा बॉन्ड है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। पीछे जो बनाए थे इस केस में बताओ, इसके पास लोन पेयर कितना है, नहीं है, बॉन्ड 0 लिख देंगे। तब किसका लोन पेयर पूछ रहा है, अगर हम पूछे लोन पेयर ऑक्सीजन का बताओ, ये ऑक्सीजन 1 मान लो और ये ऑक्सीजन 2 मान लो। ऑक्सीजन 1 के पास कितना लोन पेयर है, 2 है। और पूछेगा टोटल ऑक्सीजन के पास कितना है, 4 है, ठीक है। बॉन्ड पेयर कितना है, टोटल 4 है, ठीक है। बॉन्ड पेयर 4 है, ठीक है। तो और कैसा बॉन्ड है, डबल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। इसी तरह अगर हम एक और लिखें, मेरा एक और एग्जांपल है, वो है मीथेन, ठीक है। इसका फॉर्मूला पता है, CH4, ठीक है। इसका बनाते हैं अब हम लोग। कार्बन कितना है, 4, 6, 2,4, हाइड्रोजन 1। तब सेंटर पे किसको लेंगे, C को लेंगे। कितना लिखेंगे, सब 4 है इसलिए चारों में एक एक लिखेंगे साइड में, ठीक है। 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब हाइड्रोजन कितना है, एक एक है, 1, 1, 1, 1। तो ये अपना शेयर करके अब अपना ड्यूप्लेट को पूरा करेगा। ये अपना ड्यूप्लेट, ये अपना ड्यूप्लेट, ये अपना ड्यूप्लेट, ये अपना ड्यूप्लेट और ये अपना ऑक्टेट। तब क्या हो गया, कार्बन H H H H। समझ में, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें लोन पेयर 0, बॉन्ड पेयर 4।
ठीक है, जब हम इतना जान गए तो हमारे पास है कि अब पूछ रहा है कि आप सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में किसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है, कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, जैसे अभी हम लोग पढ़ेंगे सिंगल बॉन्ड में क्या हो गया, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, डबल बॉन्ड में 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा और ट्रिपल बॉन्ड में 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, तो एक कहानी सुने हुए, एकता में बल, लकड़ी तोड़ने देता है तो एक लकड़ी तो टूट जाता है, 2 लकड़ी थोड़ा सा ज़्यादा एनर्जी चाहिए, 3 लकड़ी में और ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होगा, ट्रिपल बॉन्ड। वही देखते हैं कि सिंगल बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन 2 एटम। ठीक है, जब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ईच, इट डिपेंड अपॉन द सिंगल लाइन। हम लोग ये भी पढ़े कि जब सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल लाइन से डिनोट करेंगे। उसी तरह अगर हमारे पास डबल बॉन्ड है तो डबल लाइन से, ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल लाइन से। लेकिन बॉन्ड स्ट्रेंथ देखते हैं, अब क्या है, अभी हम बोले ना तो वही चीज़ लिखा हुआ है ना, ट्रिपल बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, तो लिखता है बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड डिटरमाइंड बाय द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। जैसे इस केस में इसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगा, इसको तोड़ने के लिए उससे कम चाहिए और इसको तोड़ना आसान हो जाएगा। तो वही लिखा है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ या जिसका स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा किसका, ट्रिपल बॉन्ड का, किस लिख लिया ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। ठीक है, वही चीज़ है यहाँ पे। कोवलेंट बॉन्ड जो हम लोग नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में अगला क्लास में देखेंगे। अगला क्लास में हम क्या देखेंगे, अगले क्लास में हम अब हाइड्रोकार्बन स्टार्ट करेंगे और इससे पहले हम लोग देखेंगे कार्बन के कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज होते हैं कि कार्बन का क्या क्या यूनिक प्रॉपर्टीज होता है, वो सारे देखेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक क्वेश्चन मार्क को देखते रहिए। थैंक यू।